स्टार्ट करना है लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब। आपने हमेशा ये स्टार्टिंग होती है हर प्रॉब्लम की, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू वॉट एवर द फंक्शन गिवन। स्टेप नंबर 2, यहाँ पर भी दूसरा काम यही करना है, z की जगह सपोज कर लेना है हमेशा x प्लस आई वाई, क्योंकि z होता ही x प्लस आई वाई, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब इसके बाद आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि आगे एक्सपांड करें, a प्लस बी द होल क्यूब फॉर्मूला विच इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला है, हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखा है, मैं फिलहाल उसको डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। एफ ऑफ जेड इक्वल टू दिस विल बिकम एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आई वाई प्लस 3x इंटू आई वाई इंटू द ब्रैकेट आई वाई स्क्वायर एंड प्लस आई वाई द होल क्यूब। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। एक्स वाला टर्म a है, आई वाई वाला टर्म b है, वो बेसिस पे मैंने इसको एक्सपांड किया है। और सिंप्लीफाई करते हैं बिकॉज स्टिल इट इज नॉट क्लियर, u और v अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, और सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स क्यूब प्लस, हमेशा जो i होता है ना, i इमेजिनरी वाला i, उसको पहले लिखना चाहिए तो समझ में आता है टर्म क्या है। i 3x स्क्वायर वाई, फिर थर्ड टर्म में ना i स्क्वायर है, i स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर, और फोर्थ वाले टर्म में i क्यूब y क्यूब है। तो ऑलवेज राइट द आई लेटर फर्स्ट, आई स्क्वायर आई क्यूब, ताकि आइडेंटिफाई हो जाए ये इमेजिनरी पार्ट है कि क्या। अभी भी एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ बिकॉज एक्स क्यूब तो ठीक है प्लस आई 3x स्क्वायर वाई, ये भी सही है, लेकिन आई स्क्वायर खाली आई स्क्वायर नहीं रहता है। यू नो व्हाट इज आई स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने स्टार्ट में आपको बताया आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये टर्म बन जाएगा -3xy स्क्वायर बिकॉज आई स्क्वायर इज -1। What about I cube? I cube भी मैंने आपको बताया, I cube was minus I y cube. Come on, you can turn back the page and see yourself. I square का वैल्यू हमने लिखा था, I square is -1. I cube को लिख सकते हैं I square into I, क्योंकि I square is -1, -1 into I become -I. तो I square, I cube, I raised to 4, जितने बड़े पावर आई है ना, उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। Make it in terms of I square and get it simplified. अब आप क्वेश्चन में देखेंगे ना तो I वाला टर्म ही दिखेगा, या तो I टर्म नहीं होगा, तो यू हैव टू सेग्रीगेट देम नाउ। अब आप रियल वाला पार्ट जो बिना आई का है वो लिखो, और जो विद आई का है वो लिखो। रियल पार्ट कौन कौन सा है भाई? एक रियल पार्ट है एक्स क्यूब, और एक रियल पार्ट है -3xy स्क्वायर, ये सब रियल है विदाउट आई। आई वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट कौन सा है वो साथ में लिखते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर वाई एंड -y क्यूब। तो एक तरफ रियल पार्ट जो बिना आई का, एक तरफ इमेजिनरी पार्ट जो आई के साथ है। तो रियल इमेजिनरी जब अलग हो गया तब बन गया अपना एक ब्लू फंक्शन और एक रेड फंक्शन। ब्लू फंक्शन इज वी पार्ट और रेड वाला फंक्शन अपना यू। अपना पहला वाला स्टेटमेंट जो है, पहला वाला कंडीशन जो पूरी हो गई, मतलब स्टेप 1 पूरा हो गया। मैंने बताया 3 पार्ट्स है, पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, एक जेड फंक्शन को एक्स वाई फंक्शन में कन्वर्ट करके यू अलग और वी अलग कर लिया हम लोग ने। सेग्रीगेशन ऑफ यू एंड वी हैज बीन डन। नाउ द पार्ट नंबर 2 स्टार्ट। अब आपको u को अलग से लिखना है, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, और पैरेलली v को अलग से लिखना है 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब। यू हैव टू सेग्रीगेट देम नाउ। अब पार्ट नंबर 2 करना है, भाई ये एनालिटिक है कि नहीं मालूम करते हैं अभी। तो एनालिटिक मालूम करने के लिए यू हैव टू डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x। तो u का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करने लगे तो सबसे पहला टर्म वी कम अक्रॉस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है, हाँ होता है, इट इज 3x स्क्वायर। भाई ये कैसा डेरिवेटिव है, फॉर्मूला बता देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू n इज बाय द फॉर्मूला n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। ये पहले हम लोग ने एक्स रेस टू पावर के डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर बन जाएगा।
तो ये डेरिवेटिव फॉर्मूला एक तो यहाँ पर यूज हुआ है। चलिए एक नया फॉर्मूला सीख लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माइनस को सरपास कर दिया, थ्री को पकड़ दिया, वरना थ्री कांस्टेंट है, अकेला होता ना तो इसको डेरिवेटिव 0 कर देता, लेकिन उसने बोला नहीं जाने तो यार, बाजू में x है, मैं 3 को और वाई स्क्वायर को डेरिवेट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास x है डेरिवेट करने को। वो अपने कौन से वेरिएबल को ढूंढ रहा है? x वेरिएबल को। पहले उसको एक्स क्यूब मिल गया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कर दिया 3x²। आगे बढ़ा तो उसको x दिख रहा है, लेकिन उसने 3 और वाई स्क्वायर को छोड़ दिया। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है? x का डेरिवेटिव 1 होता है। एक और डेरिवेटिव सीखा आपने, वो भी लिख लेता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ये भी डेरिवेटिव याद रख लीजिए। तो जो जो नए डेरिवेटिव आ रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो लिस्ट डाउन कर लो उसको। डेरिवेटिव ऑफ एक्स सीखा हमने 1 होता है, और डेरिवेटिव उसके बाद कुछ भी एक्स पावर का तो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। नाउ सेम वे इट वेंट टू द v साइड। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव v की तरफ बचा। अब वो क्या करेगा? 3 को कुछ नहीं करेगा, y को कुछ नहीं करेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करेगा क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिए आया है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देगा 2x। 3 को नहीं किया, y को नहीं किया, फिर आगे बढ़ गया माइनस। अब जाकर आगे देखता है तो यार यहाँ तो कहीं भी x नहीं है, मैं तो आया था x को डेरिवेट करने के लिए, देयर इज नो x, इसका मतलब अब इसका डेरिवेटिव कर दूंगा 0। अब 0 क्यों कर दिया? अरे उसके साथ x नहीं है ना, इसलिए। पहले वाले y को क्यों छोड़ दिया? बिकॉज उसके बाजू में x² था, इसलिए। x देखेगा विद रिस्पेक्ट टू x वाले टर्म्स को, अगर विद रिस्पेक्ट टू x वाला टर्म कहीं पर भी मिल जाएगा डेरिवेट कर देगा। प्लस या माइनस के बाद नया टर्म स्टार्ट हो जाता है, फिर नए टर्म में वो अपना x टर्म ढूंढेगा, क्योंकि उसको x टर्म नहीं मिल रहा है, वो उसको कांस्टेंट ट्रीट करेगा, और एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो जब तक कांस्टेंट वेरिएबल बाजू बाजू में रहेंगे तो कांस्टेंट को कुछ हार्म नहीं होता है, वेरिएबल डेरिवेट होता है। और जब कांस्टेंट अकेला मिल जाएगा तब तो उसको डेरिवेट करके 0 कर दिया जाता है। इसी तरह से जब u y करते हैं, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अब विद रिस्पेक्ट टू y स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म कमिंग अक्रॉस एक्स क्यूब, विद रिस्पेक्ट टू y है एक्स क्यूब, विद रिस्पेक्ट टू y करना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y से 0 हो जाता है। फिर आगे बढ़ा -3, जा तेरे को माफ कर दिया, x तुझे भी माफ कर दिया, क्योंकि मेरे पास y² है और y² का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा। सी गेटिंग द पॉइंट? विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं अभी। पहले टर्म में उसको y मिला ही नहीं, तो उसने एक्स क्यूब को ही डेरिवेट करके 0 कर दिया। सेकेंड टर्म में वो 3 को x को डेरिवेट नहीं करेगा, क्योंकि बोलेगा सामने से हटो, मुझे डायरेक्टली y² के पास जाने दो। उसने 3x को छोड़ दिया और y² को डेरिवेट कर दिया एज 2y। तो जब उसको वेरिएबल मिल जाएगा तो सीधा वेरिएबल को डेरिवेट करेगा, कॉन्स्टेंट्स को नहीं। और जब उसको वेरिएबल नहीं मिलेगा तो उसका डेरिवेटिव 0 कर देगा। आगे बढ़ता है इसी तरह से v की तरफ। इफ v विद रिस्पेक्ट टू y, ये देखता है 3 को नहीं करूंगा, x² को नहीं करूंगा, लेकिन y को डेरिवेट करूंगा 1, माइनस y³ को भी डेरिवेट करूंगा 3y²। अब तो उसको y टर्म मिलते जा रहे हैं, डेरिवेट उसने कर दिया। नाउ वी सी दैट आर वी गेटिंग व्हाट वी रिक्वायर? क्या ux इक्वल टू vy आ रहा है? ऑब्जर्व करके देखिए आप। देखिए ux वाला टर्म क्या है, मैं फिर हाईलाइट कर देता हूँ, दिखता है बराबर से उसकी वजह से। 3x² माइनस 3y²। और vy वाला टर्म क्या है? आप देख रहे हैं वो भी वही है, 3x² माइनस 3y², 1 से मल्टीप्लाई कर दो ना अंदर, तो 3x² माइनस 3y², ये भी 3x² माइनस 3y²। यस, ux इक्वल टू vy बराबर आ रहा है। एंड दूसरा टर्म, क्या uy इज इक्वल्स टू माइनस vx आ रहा है? uy इक्वल टू माइनस vx भी आ रहा है। देखिए vx वाला टर्म क्या है? vx वाला टर्म है 6xy माइनस 0, और यहाँ पर टर्म उल्टा हो गया, 0 माइनस 6xy। 0 को तो छोड़ो, 6xy एंड 6xy, लेकिन ये प्लस और ये माइनस, तो यस ये भी ट्रू हो गया। uy और vx में नेगेटिविटी का फर्क है, वरना दोनों टर्म सेम है। तो वी कैन कंक्लूड thus the given function is analytic। तो ये एनालिटिसिटी यहाँ पर प्रूफ हो गई। सो पहले हमने f ऑफ z को सेग्रीगेट किया, u एंड v अलग अलग फॉर्म में। उसके बाद ux, vx, uy, vy, देन वी चेक्ड ux इक्वल टू vy है कि नहीं, uy इक्वल टू माइनस vx है कि नहीं। हमने देखा यस सब ट्रू हो रहा है,
तो फंक्शन का कंक्लूजन बन गया यस ये एनालिटिक फंक्शन है। तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। सर इसमें अगर इसमें यूएक्स और वीवाई दोनों अगर सेम इक्वेशंस रहना चाहिए, अगर सेम नंबर रहे तो भी चलेगा ना सर? वही यार, एक ही बात हुई ना, अच्छा, मतलब सेम ही है सेम मतलब। होना चाहिए, बस नंबर होना, फंक्शन सम नंबर एक्स वैक्स जो भी है सब चीज एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, नो डिफरेंस हैज टू बी देयर। वैसे ही एफ डैश जेड नाउ तीसरा पार्ट। अब जब एनालिटिक है तो मिल थॉमसन मेथड अप्लाई हो सकता है, इट कैन बी सॉल्व फर्दर। तो इसका एफ डैश जेड फाइंड करते हैं। तो एफ डैश जेड का हमेशा प्लीज डू नॉट फॉरगेट इट इज यू एक्स प्लस आई वी एक्स, यू कैन नॉट हैव अ यू वाई वी वाई, इट इज कंपल्सरीली यू एक्स प्लस आई वी एक्स। तो एफ डैश जेड इक्वल टू, मैं यू एक्स ऊपर से लाता हूँ, यू एक्स टर्म देखिए क्या है, 3x² माइनस 3y², दिस इज द यू एक्स टर्म प्लस आई, वी एक्स को ब्रैकेट में लिखता हूँ, वी एक्स वाला टर्म क्या है, 3 2 6, 6xy। एक तो यू एक्स टर्म है 3x² माइनस 3y², दूसरा वी एक्स टर्म है 6xy। लिख लिया, उसके बाद लिखते हैं बाय मिल थॉमसन मेथड। मिल और थॉमसन दोनों ने मेथड दिया। क्या मेथड दिया, मेथड का पहले स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, यू मस्ट कॉपी द फंक्शन अबव सेम, एफ डैश जेड इक्वल टू एक ब्रैकेट में कॉपी करना है 3x² माइनस 3y², फिर प्लस आई इंटू 6xy, और ब्रैकेट को सफिक्स देना है z कॉमा 0। ये उसका लिखने का तरीका है। मिल थॉमसन मेथड मींस ब्रैकेट के नीचे सफिक्स डालना है z कॉमा 0, विच इंडिकेट दैट आपको x की जगह पर z और y की जगह पर 0 पुट करना है। तो पहला टर्म हो जाएगा 3z² एंड माइनस 3 इंटू 0², भाई x की जगह z, y की जगह 0, प्लस आई 6z इंटू 0, ऐसा ही होगा ना, x की जगह z पुट कर दिया, y की जगह 0, x की जगह z पुट कर दिया, y की जगह 0, 0 बड़े काम का है, 0 विल मेक एवरीथिंग 0, ये पूरा टर्म 0, इवन दिस टर्म इज 0, 3 इंटू 0², व्हाट इज लेफ्ट, एफ डैश जेड बचा क्या फिर, एफ डैश जेड का टर्म सिर्फ रह गया है इक्वल टू 3z², रेस्ट ऑल हैव बिकम 0। ये आपका आंसर हो गया, दिस इज व्हाट इज योर एफ डैश जेड इक्वल टू, and we are sure that this is the answer because what was fz, क्वेश्चन का फंक्शन था क्या, z क्यूब, तो z क्यूब का डेरिवेटिव होना क्या चाहिए, z क्यूब का डेरिवेटिव 3z² होना चाहिए। यस, द आंसर इज ट्रू। तो हमने क्या किया, मिल थॉमसन मेथड से बात को ट्रू प्रूफ कर दिया, यस z क्यूब का डेरिवेटिव 3z² है। तो वही तीन प्रोसेस हमने फॉलो किए, पहले सेग्रीगेट करना, u अलग v अलग, दूसरा पार्ट एनालिटिक का प्रूफ करना, यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, और फिर मिल थॉमसन मेथड अप्लाई करके एफ डैश जेड ऑब्टेन कर देना। तो दिस व्हाट वी सी एनालिटिक फंक्शन का प्रॉब्लम एक्स वाई से। नाउ वन मोर थिंग हियर, प्लीज राइट एन और, ये क्वेश्चन करने का एक और तरीका है एंड वी मस्ट डिस्कस दैट, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड क्यूब। आई वुड लाइक टू डिस्कस द प्रॉब्लम वंस अगेन, एक और बार सॉल्व करेंगे, लेकिन इस बार सॉल्व करेंगे पोलर फॉर्म से। एक तो होता है z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, और दूसरा होता है z इक्वल टू आर ई रेस टू आई टीटा। अब ये किसने कहते हैं z को x प्लस आई वाई लेना चाहिए, हाँ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, लेकिन z का एक दूसरा फॉर्म भी है, पोलर फॉर्म। तो ऐसा तो क्वेश्चन में कंपल्शन नहीं है कि यू हैव टू सॉल्व इट बाय एक्स वाई। तो हमें ये कैसे पता चलेगा प्रॉब्लम एक्स वाई से करना है, आर टीटा से करना है, या आर टीटा से करने की जरूरत ही नहीं है, नहीं नहीं ऐसा मत करो। कभी कभी क्वेश्चन आर टीटा से बहुत आसान होता है। जैसे एग्जांपल, इसी प्रॉब्लम पे मैं वापस आता हूँ, मान लीजिए जेड क्यूब नहीं, जेड क्यूब नहीं, जेड रेस टू 30 हो जाए तो, अब बोलेंगे नहीं नहीं सर इतना थोड़ी पूछेगा, पूछ चुका है दोस्त, बताता हूँ मैं आपको, जेड रेस टू कुछ भी पावर आ जाए तो 30 आ जाए तो, 30 आ जाए तो एक्स प्लस आई वाई रेस टू 30 हो जाएगा, और ए प्लस बी रेस टू 30 का एक्सपांशन मुझे नहीं पता है, आपको तो पता नहीं, मुझे खुद को नहीं मालूम है। भाई ए प्लस बी रेस टू 30 कौन एक्सपांड करते बैठेगा, क्यूब के अंदर 4 टर्म आ रहे हैं, ए प्लस बी रेस टू 30 में तो 31 टर्म्स आएंगे, तो हु हैज गॉट अ टाइम टू राइट ऑल दोस टर्म्स ओवर हियर, और इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे।
तो एस्केपिस्ट बिहेवियर क्या है? नहीं नहीं, ऐसा टर्म ही नहीं आएगा। नहीं यार, आ सकता है, आ चुका है, मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम। कुछ भी पावर टर्म आ सकता है। तो व्हाट आई मीन ओवर हियर इज कि ठीक है, क्यूब है तो क्यूब का एक्सपांशन है भाई। कि 30 भी क्यों जा रहा हूं मैं, अगर मैं 5 ही कर लूं इसको, तो a प्लस बी रेज टू 5 भी बहुत बड़ा एक्सपांशन होता है। फिर ये x प्लस आई वाई वाला मेथड वर्क नहीं करेगा, बहुत परेशान कर देगा। तो हम लोग की इसलिए ऑल्टरनेट सीखना जरूरी है। r e रेज टू आई थीटा से सेम प्रॉब्लम अगर रेज टू 300 भी आ जाए ना, 300 भी आ जाए, 3000 भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, r e रेज टू आई थीटा उसको आराम से सॉल्व कर लेगा। r e रेज टू आई थीटा को पावर से टेंशन नहीं होगी, x प्लस आई वाई को पावर से प्रॉब्लम हो जाएगी। जब तक छोटे पावर है, स्क्वायर, क्यूब, ठीक है, रेस टू 4, रेस टू 5, रेस टू 6, अब बड़े बड़े जितने पावर्स बनते जाएंगे, तब x प्लस आई वाई से करना नॉट एडवाइजेबल। इन दैट केस यू मस्ट लर्न r e रेस टू आई थीटा। इसीलिए r e रेस टू आई थीटा को भी सीख लेना जरूरी है। वी कैन नॉट इग्नोर इट कि छोड़ यार, x प्लस आई वाई सीख गया ना, अब r e रेस टू आई थीटा कौन सीखता है? नहीं, पोलर फॉर्म वाला मेथड कभी कभी बहुत काम आ जाता है। जैसे इस केस में ये प्रॉब्लम मैं आपको दोनों तरीके से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हायर पावर्स होंगे, z के बहुत बड़े बड़े पावर्स हो जाएंगे, तब x प्लस आई वाई से बिल्कुल भी मत करना। स्क्वायर क्यूब यू कैन डू इट बाय एक्स प्लस आई वाई, लेकिन जैसे पावर्स बड़े होने लगते हैं, रेस टू 4, रेस टू 5, रेस टू 6, रेस टू 100, तब एक्स प्लस आई वाई बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। तब आर ई रेस टू आई थीटा बहुत काम का हो जाएगा। तो चलिए सीखते हैं आर ई रेस टू आई थीटा कैसे करते हैं। ये शॉर्टर भी है, इजियर भी है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब दोनों को मिल जाएगा, आर क्यूब और ई रेस टू भी हो जाएगा 3 आई थीटा। पावर विल बिकम पावर टू पावर मल्टीप्लाई ईच अदर। आर के पास तो पावर ही नहीं था तो आर क्यूब हो गया, लेकिन ई रेस टू आई टीटा पहले से पावर था, उसमें 3 मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया 3 आई टीटा। नेक्स्ट लाइन पर वी कैन राइट एफ जेड इक्वल टू आर क्यूब रिमेन सेम। अब इन द ब्रैकेट हमेशा ई रेस टू आई को कन्वर्ट करते हैं, कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा। सी इजंट इट, मैंने स्टार्ट से बताया ना, ई रेस टू आई टीटा कन्वर्जन कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा, ई रेस टू आई वाई कन्वर्जन कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, ई रेस टू आई कुछ भी कन्वर्जन कॉस कुछ भी प्लस आई आई साइन कुछ भी। ये ई रेस टू आई आई को अगर पहले ले लो तो आई 3 थीटा हो जाएगा, विच इज कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा, which can then be written as fz equal to r cube multiplied inside r cube cos 3 theta plus I r cube multiplied inside r cube sin 3 theta। ये बन गया आपका रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहला एडवांटेज हुआ इसमें, एक्सपांशन करना इजी है, सेग्रीगेशन करना इजी है। किसमें? आर टीटा फॉर्मेट में। आर टीटा फॉर्मेट में आप इजीली सेग्रीगेट कर सकते हो। अब अगर ये पूरा पावर रेस टू 100 भी आ जाए ना, तो क्या फर्क पड़ेगा? आर रेस टू 100 होगा, ई रेस टू आई 100 टीटा हो जाएगा, कॉस 100 टीटा साइन 100 टीटा। कोई ए प्लस बी रेस टू 100 का एक्सपांशन तो नहीं आ सकता है। तो ये यहाँ पर एक फायदा है सबसे पहला, कि आप इजीली यू एंड वी को सेग्रीगेट कर सकोगे। वेयर वी राइट वेयर, अब जरा डेरिवेटिव में फर्क है, बिकॉज ये आर टीटा है, आर क्यूब cos of 3 theta and parallelly दूसरा वाला v is equals to r cube sin of 3 theta। डेरिवेटिव दोनों भी अलग अलग करना है अपने को, विद रिस्पेक्ट टू r से और विद रिस्पेक्ट टू थीटा से। तो आपको सॉल्व करना है सबसे पहले यू आर, यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। तो फिक्र नहीं करना, जैसे एक्स वाई करते हो ना वैसे ही आर थीटा है बस, और कुछ नहीं। यू आर से आप डेरिवेट करोगे आर क्यूब को, और आर क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3r स्क्वायर। cos 3 थीटा रिमेन सेम, क्योंकि इसको डेरिवेट नहीं करना है। आपको डेरिवेट किसको करना है? आर लेटर को। पहले एक्स वाई थे, अब आर थीटा लेटर है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू आर करता हूं तो थीटा टर्म इज कांस्टेंट, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर हो गया। फिर पैरेलली वी आर करना है, वापस आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 3 थीटा को कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा। उसी तरह से नेक्स्ट लाइन, और इनफैक्ट वो करने से पहले यहां पर एक रूल होता है, यू आर फाइंड करने के बाद मल्टीप्लाई आर बोथ द साइड्स, मतलब आर यू आर फाइंड करना है। आर यू आर में व्हेन यू मल्टीप्लाई आर बोथ द साइड इट विल बिकम 3 आर क्यूब कॉस ऑफ 3 थीटा।
When you multiply r both the side, it becomes r u r as 3 r cube. देखिए मैंने r लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया, r राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया तो बन गया r क्यूब. क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? अरे जरूरत पड़ती है, बताता हूं आगे. और r vr भी करना है. ये सामने जाके बन जाएगा 3 r क्यूब साइन ऑफ 3 थीटा. मल्टीप्लाई r बोथ द साइड, मल्टीप्लाई r बोथ द साइड्स. तो एक स्टेप तो वही है डेरिवेट करने वाला. अगले स्टेप पर r r दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है. अब अगले स्टेप पर हम लोग करते हैं u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा. अब r क्यूब को कुछ नहीं होगा और cos 3 थीटा का डेरिवेटिव होगा. cos 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन 3 थीटा एंड इनटू 3. अरे ये इनटू 3 कहां से आ गया? ये रूल होता है दोस्त, बताता हूं. देखिए, एक तो होता है डेरिवेटिव ऑफ cos x विच इज इक्वल टू माइनस साइन x. एक तो ये बात हुई. दूसरा होता है डेरिवेटिव ऑफ मान लीजिए cos ऑफ 2x. इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन 2x इंटू 2. cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x. लेकिन अगर cos के साथ एंगल में कुछ 2x है तो माइनस साइन 2x होगा, लेकिन इंटू 2 लिखना पड़ेगा. ये इंटू 2 क्या आ रहा है? ये डेरिवेटिव ऑफ 2x एक्चुअली. तो ज्यादा सोचने मत जाओ. cos 5x है तो माइनस साइन 5x इंटू 5 हो जाएगा. cos 8x है तो माइनस साइन 8x इंटू 8 हो जाएगा. तो अगर cos का एंगल कुछ है x के बाजू में तो वो इंटू में आएगा, वरना cos x का डेरिवेटिव तो खाली माइनस साइन x होता है. तो वैसे ही cos 3 थीटा का माइनस साइन 3 थीटा इंटू 3 हो जाएगा. लाइकवाइज जब v का डेरिवेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, v थीटा, वापस r क्यूब डेरिवेट नहीं होगा, साइन 3 थीटा का डेरिवेटिव. वो क्या होगा? cos 3 थीटा एंड इट इज इनटू 3. वैसे ही रूल, साइन का डेरिवेटिव cos होता है और 3 थीटा का इंटू 3. तो cos साइन 3 थीटा का cos 3 थीटा इंटू 3. अब डेरिवेटिव कंप्लीट होने के बाद आपको चेक करना है. हम लोग लिखते थे ना वी सी दैट. इस बार एनालिटिक कंडीशन क्या होती है? ux इक्वल टू वी वाई. नहीं, एनालिटिक कंडीशन अब होती है आर यू आर इक्वल टू वी थीटा. दिस इज पोलर फॉर्म्स एनालिटिक कंडीशन. अब देखिए चेक किसको करना है. आपको यू आर और वी थीटा को चेक नहीं करना है, नहीं, आपको चेक करना है आर यू आर को. इसीलिए बना के रखा है आर यू आर. और सामने चेक करना है वी थीटा को. सी देम नाउ. आर यू आर हैज टू बी इक्वल टू वी थीटा. इसलिए यू आर के बाद आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर यू आर रेडी हो जाए अपने पास. तो अब आर यू आर और वी थीटा को देख रहे हैं, सेम है क्या? यस, इफ यू सी सेम, दे आर सेम. 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है. आर क्यूब इधर भी है, आर क्यूब इधर भी है. cos 3 थीटा इधर है, cos 3 थीटा इधर है. तो आर यू आर इक्वल टू वी थीटा हो गया. वैसे ही आर वी आर दूसरा पार्ट होता है माइनस यू थीटा. दूसरा कंडीशन होती है आर वी आर. अब ये वाला आर वी आर, ये आर वी आर टर्म, दिस हैज टू बी इक्वल टू माइनस यू थीटा. तो कॉन्सेप्ट वही है. फर्स्ट वाला फोर्थ से कनेक्ट करो, सेकेंड वाला थर्ड से कनेक्ट करो. बस यहाँ एक एक्स्ट्रा काम यह है कि यू आर के बाद आर यू आर, वी आर के बाद आर वी आर. उसके बाद आप देखोगे आर यू आर विल बी इक्वल टू वी थीटा, आर वी आर विल बी इक्वल टू माइनस यू थीटा. दोनों सेम होना चाहिए, खाली प्लस माइनस का फर्क. वैसे ही हो रहा है. तो वी कैन कंक्लूड दस गिवन फंक्शन इज एनालिटिक. हमें एनालिटिक तो पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, अब सिर्फ फर्क है कि हमने पोलर फॉर्म में एनालिटिक प्रूफ किया है. Why to use polar form? Because अगर z का पावर 3 से बड़ा, रेस टू 4, रेस टू 5, रेस टू 6 या रेस टू एनी नंबर आ जाए, तब पोलर फॉर्म बेटर है. x प्लस आई वाई वाला फॉर्म, कार्टेशियन वाला फॉर्म बिल्कुल भी यूज नहीं करना है. वो पॉसिबल ही नहीं होगा सॉल्व करने, आप इसका एक्सपांशन ही नहीं कर पाओगे. लेकिन पोलर फॉर्म से कुछ भी पावर आ जाए वो इजीली यू एन वी बना सकेगा, जैसे हमने यहाँ कर लिया है. तो हमने यू एन वी अलग सेपरेट किया है, यू आर वी आर, उसके बाद आर से मल्टीप्लाई. ये करना पड़ता है पोलर वाले में, यू थीटा वी थीटा, बिकॉज आर यू आर वी थीटा से रिलेट होता है और आर वी आर माइनस यू थीटा से रिलेट होता है. ठीक, जस्ट ऑलमोस्ट ओवर. बस एक लास्ट बात, यहाँ पर मिल थॉमसन मेथड कैसे होता है. एफ डैश जेड, यहाँ का जो फॉर्मूला है एफ डैश जेड इक्वल टू, इसके फॉर्मूला में थोड़ा सा फर्क है. ई रेस टू माइनस आई थीटा बाहर लिखा होता है, यू आर प्लस आई वी आर.
ये इसका एफ डैश जेड फॉर्मूला था इन पोलर फॉर्म. एफ डैश जेड इन कार्टेशियन फॉर्म वाज ux प्लस ivx. लेकिन पोलर वाले फॉर्म में एक e रेस टू वाला टर्म भी आता है और अंदर ur प्लस ivr. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. वो क्यों आया है, कैसे आया है, वो फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे. इट इज टू अर्ली फॉर यू टू अंडरस्टैंड. बाद में बताऊंगा कि कैसे आता है वो. फिलहाल हम लोग एज अ फॉर्मूला उसको कंसिडर कर रहे हैं. e रेस टू माइनस आई थीटा के बाजू में ब्रैकेट में ur लिखना है. ur क्या है देखिए, 3r स्क्वायर cos ऑफ 3 थीटा, देन प्लस i 3r स्क्वायर sin ऑफ 3 थीटा. ये आपका ur एंड vr गॉट सब्स्टिट्यूटेड. फिर स्टेटमेंट लिखना है बाय मिल थॉमसन मेथड. मिल थॉमसन मेथड. मिल थॉमसन मेथड मतलब वही, you have to write f dash z is equals to, I will rather copy this same f dash z. पूरा सेम f dash z यहाँ कॉपी करना है. बस फर्क है कि यहाँ पर भी एक सफिक्स लग जाता है इसको. अब क्या सफिक्स लगेगा, इधर भी सफिक्स वही होता है z, 0. z, 0 तो हम लोग समझ लेते हैं x की जगह z, y की जगह 0. लेकिन यहाँ तो x और z, x और y नहीं है. कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम एक्चुअली r थीटा का है ना, तो यहाँ पर आपको पुट करना है r इज इक्वल्स टू z एंड थीटा इक्वल टू 0. कॉन्सेप्ट वही है. वहां x y था, यहाँ r थीटा है. वहां x को z और y को 0 पुट करते हैं, या r को z और थीटा को 0 पुट करते हैं. तो मिल थॉमसन मेथड स्टिल स्टेज सेम. बस फर्क है कि आपको r और थीटा, z और 0 सब्स्टिट्यूट करना है. अब सबसे पहले e रेस टू का पावर 0 हो जाएगा. उसके बाद इन द ब्रैकेट 3z स्क्वायर हो रहा है एंड cos ऑफ 0 प्लस i 3z स्क्वायर देन साइन ऑफ 0. तो देख रहे हैं r की जगह z हो गया, थीटा की जगह 0, 3z स्क्वायर cos of 0, 3z square sin of 0. What is e raised to 0? You know what is e raised to 0? Anything raised to 0 is 1. कोई भी चीज raised to 0 होती है ना, 1 हो जाती है. तो f dot z equal to 1. फिर 3z square cos 0 का वैल्यू 1 प्लस i 3z square sin 0 का वैल्यू 0. ये 0 से मल्टीप्लाई होने से पूरा 0 खत्म हो गया. What is left is only 3z square. So we get f dash z is equal to 3z square. The answer what we obtained earlier, the same over here. The f dash z equal to 3z square बन जाता है.